आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर से आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करने जा रही हूं। सैयद अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो आज भारत पहुंचने वाले हैं। ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हो रही है 14 और 15 तारीख को, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो भारत आ रहे हैं। उनकी मुलाकात जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से होगी, तो उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। अब आपको इसको इस तरह से समझिए कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कैसे हो रही है। नरेंद्र मोदी यूएई के लिए निकले उससे पहले अब्बास अरागची की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। अब आप सोचिए कि कितना इसमें आप विरोधाभास आप देखने के लिए जो मिल रहा है कि एक तरफ अब्बास अरागची से मुलाकात, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इजराइल, अमेरिका और यूएई का जो नेक्सस है वो कितना ज्यादा मजबूत है, और कैसे जो अभी हाल फिलहाल में जो हमले हुए वो तमाम यूएई के बेसिस से हुए। जो 10-15 दिन में जो ईरान के ऊपर जो भी हमले हुए हैं वो यूएई से हुए हैं और उससे पहले भी हुए, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान गल्फ कंट्रीज में यूएई का हुआ है। और ऐसे में भारत एक पोजीशन अपनी ये भी दिखा रहा है कि देखिए वो इजराइल, अमेरिका, यूएई ये एक धुरी के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि भारत चेयर है कर रहा है ब्रिक्स को, और ब्रिक्स का वो मेंबर है। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन पहुंच रहे हैं। और आपको पता है कि चीन, रशिया और ईरान ये बिल्कुल एक ऐसा अलायंस है जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है, और जिसे पता है कि ये जो जंग अभी फिलहाल चल रही है उसमें रशिया और चाइना ने किस तरह से मदद की थी। तो एक तरफ माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप चीन से मिलने के लिए जा रहे हैं, शी जिनपिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। वही शी जिनपिंग जिनकी कंट्री ने ये कहा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें उनके इंजीनियर्स ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मदद की थी। तो आप सोचिए कि भारत की स्थिति जो है फिलहाल वो कितनी मुश्किल हो गई है। और फिलहाल ये भी कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ईरान के में जो जंग जो थोपी गई है वो किस तरफ जा रही है। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान कुड एनरिच यूरेनियम टू वेपन्स गार्ड इफ अटैक्ड। लॉ मेकर जो है वहां के, उन्होंने ये वार्न किया है, यानी कि उनकी पार्लियामेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर दोबारा से अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो वो जो एनरिच यूरेनियम है उसको इस हद तक पहुंचाएंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना लें। ये अल जजीरा की भी खबर है और ये खबर रॉयटर्स की भी है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, जो कि स्टार वर्ल्ड मीडिया के एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका काज़मी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने एक बार फिर मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका दिया। जी, सबसे पहले बात मैं काज़मी साहब, जो अब सैयद अब्बास अरागची जो हिंदुस्तान आ रहे हैं इसकी मैं बात करना चाहूंगी। और मुलाकात सिर्फ एस जयशंकर से नहीं है बल्कि मोदी से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये, और ऐसे वक्त में जब उसके फौरन बाद नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं। जी अब्बास अरागची और ईरान सरकार ओवरऑल उन्होंने एक इस जंग के दौरान भी जो स्ट्रेटेजी रखी है वो तमाम सभी से डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। खुद अमेरिका से बातचीत का हमारे सामने है। उसके अलावा जब जब भी फॉल्स फ्लैग की खबरें फैलाई गई कि ईरान ने अरब मुल्कों पर कुछ जगहों पर हमला कर दिया, अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया, रियाद में, कुवैत में और ओमान पर हमला कर दिया, और तेल फैक्ट्री पर हमला कर दिया सऊदी अरब में, वो हमेशा फॉल्स फ्लैग होते रहे ईरान पर इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन ईरान ने डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं छोड़ा और वो अपने जो बदतरीन दुश्मन भी हैं, जो इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जंग में, उनसे भी डिप्लोमेटिक राब्ता बनाए रखा। अभी हाल ही में जब अब्बास अरागची बीजिंग में थे, शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, उसी दिन उन्होंने वहीं से सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। तो वो बातचीत का दरवाजा हर जगह खुला रखना चाहता है। ईरान ने ये साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में भी वो बहुत मजबूत है और डिप्लोमेसी में भी वो बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दूरअंदेशी से
कहीं भी कोई स्पेस ऐसा बाकी ना रह जाए कोई यह कहे कि हम बात करना चाहते थे, आपने हमसे बात नहीं की। तो भारत की सिचुएशन यह है, ईरान में भारत के अवाम और भारत सरकार इन दोनों के बारे में अलग अलग राय बन चुकी है। ये अफसोस की बात है, चूंकि मोदी जी ने इतना झुकाव दिखाया इजराइल की तरफ कि वहां दो ओपिनियन बनी है। एक तो वो जो आम हिंदुस्तानी गरीब से गरीब अपने घर से पीतल का कटोरा तक निकाल करके दे दिया। मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं कि ये बेच करके और ईरान को मदद कर दी जाए। करोड़ों रुपया लोगों ने इकट्ठा किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, गाड़ी बेच करके, बाइक बेच करके, साइकिल बेच करके। तो उस भारतीय अवाम के ईरानी लोग शुक्रगुजार हैं, बाकायदा उन्होंने थैंक्स के मैसेजेस भेजे हैं। लेकिन सरकार से शिकायत है, सरकार से शिकायत यह है कि जंग शुरू होने से पहले 2 दिन पहले ही मोदी जी वहां से होकर के आए। शुरू में ये भी शक जाहिर किया गया कि शायद क्या आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल के फैसले में भी कहीं मोदी जी का भी कोई कंसेंट था क्या? 2 दिन पहले वो वहां से होकर के आए थे। लेकिन इस पूरी बैकग्राउंड के बावजूद ये अब्बास अराक्ची भारत आ रहे हैं। ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, ब्रिक्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, जो अल्टरनेट करेंसी की बातचीत ब्रिक्स पर होती रही है, डॉलर से अब तेल का कारोबार काफी हद तक हट रहा है। ये सारी चीजें हैं जिसको ईरान प्रमोट करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। और वो जो सुप्रीमेसी जो अमेरिका की और डॉलर के जरिए और इस पूरे इलाके में फौजी अड्डे जो थे जिनको तबाह किया है काफी हद तक ईरान ने, वो एक तरह से जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म करके इलाकाई मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर और इंप्रूव करने और अच्छे ताल्लुकात करने की वो कोशिश में है। और मुझे लगता है भारत के साथ, ब्रिक्स मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। ईरान ने इस मौके को जाया नहीं किया, उन्होंने फैसला किया यहां आने का। जी, इसमें यह भी कहा जा सकता है कि देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जा सकते हैं चीन, वहां जाकर बात कर सकते हैं, और मोदी जी क्योंकि जा रहे हैं यूएई और वो यहाँ पर आ रहे हैं, सैयद अब्बास अराक्ची अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक तरह से डिप्लोमेसी के जो तमाम दरवाजे हैं वो खोले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बातचीत थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ऐसे वक्त में, जब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ इजराइल की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी पर अब अडानी अंबानी का जो असर हमेशा रहता है, वो लोग भी जरूर समझा रहे होंगे कि हॉर्मुज अब ईरान के हाथ में है। माइनस ईरान आप कुछ सोच नहीं सकते। अब ईरान को नाराज करके अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा सकते। और इस तमाम नाराजगियों के बावजूद भारत के कई शिप्स गुजारने की ईरान ने इजाजत दी, और भारत को दुश्मन मुल्क की लिस्ट में उन्होंने अब भी नहीं डाला। तो ये एक बड़ी बात है, वो भी एक तरह से पॉजिटिव पोस्टर दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो कारोबारी तबका है उसको भी अब 2 दूनी 4 की तरह से कैलकुलेट करने में बहुत जरूरी हो गया है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर हों। मुझे लगता है मोदी जी के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि पॉजिटिव मैसेज दें और अपने कारोबार, ये जो गैस जो है वो 900 रुपए एक सिलेंडर पे बढ़ाने पड़े जो होटल्स वगैरह में सप्लाई होती है, और वैसे लाइनें लगी हुई हैं। तो अगर ये मोदी जी फादरलैंड मदरलैंड ना करके आए होते तो इतनी लाइनें भी ना लगती, इतनी मुसीबतें ना आती। किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी, आम लोगों के लिए गैस की कमी, ये सारी मुसीबतों का जो जड़ है वो इजराइल से बेहतर ताल्लुकात दिखाने की जड़ है। और हमारे यहाँ से तो हथियार बन के जाते रहे। जो 2 साल का जो कत्लेआम हुआ है गाजा में, हमारे यहाँ हैदराबाद से, यहाँ से इजराइल और इंडियन कंपनियां, अडानी की कंपनियां, यहाँ से बाकायदा एम्यूनिशन, हथियार, ये सब जाते रहे। उस सब के बावजूद दरगुजर करके ईरान बात करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होकर के सोच रहे हैं। माइनस अमेरिका सोचना पड़ेगा, माइनस ईरान नहीं सोचा जा सकता। अब ऐसे हालात हैं। नहीं, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि माइनस अमेरिका सोचा जा सकता है, बट माइनस ईरान नहीं सोचा जा सकता। और इसी में आप ये देखें कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है काज़मी साहब की एक तरह से बैक किया है
ये कैसे ना भीख मांगी है एक तरह से, तो एक तरह से बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सामने मिलने के लिए। और चाइना ने अपनी शर्तें रखी हुई हैं, 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं जिस पर बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है कि इस सब में ईरान पर बात ना हो, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो उस पर तो बात होगी, हॉर्मूज पर बात होगी। इसके साथ साथ क्योंकि चाइना तो ये कहता रहा है कि उसको एक हेल्दी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने चलाने का पूरा अधिकार है, उसको को एग्जिस्ट करने का पूरा अधिकार है। और ये भी जो पॉइंट्स है उसमें ये भी कहा गया है, 4 पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट, कि को एग्जिस्ट किस तरह से गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है वो कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर बात होने जा रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो दौर है, नया दौर है, ये ईरान, रशिया, चाइना, ये इसका दौर है, इसको भारत भी जितनी जल्दी हो समझ ले, अमेरिका क्या समझ रहा है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर बहुत दोबारा एक तरह से रिविजिट करना पड़ेगा और ये समझना होगा सबसे पहले तो ये कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं इस हुकूमत ने। हद ये हो गई कि बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगा, नेपाल हमें आंखें दिखाने लगा सब। और किन किन जगहों पर नहीं तो भारत की एक इज्जत होती थी बड़ा मुल्क होने की वजह से भी और फराखदिल होने की वजह से भी, लेकिन हमने अपने पड़ोसी मुल्कों से भी ताल्लुकात खराब किए। हम ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं 10-15 हजार किलोमीटर दूर वाले मुल्क से, और वहां से जो भी हुक्मनामा आ जाता है हम उसे मानते हैं। अगर देखिए, जो दुश्मन ताकतें हैं जो अपने आप को हावी रखना चाहती हैं, वो किसी भी दुनिया के इलाके में आप देखिए नजर डाल करके पड़ोसी मुल्कों में आपस में लड़ाई कराएंगे, झगड़े रखेंगे, टेंशन रखेंगे, ताकि हर काम के लिए, हर जरूरत के लिए हमसे आकर के मिले, हमसे लेकर के सामान लें। अगर ये पड़ोसी मुल्क आपस में तिजारत करने लगे तो खर्चा भी कम आए, चीजें सस्ती मिले और सबसे पहले तो दुश्मनी कम हो। लेकिन ये दुश्मनियां बाकी रख के अपने हथियार बेचते रहने का जो सिलसिला है, तांडव है, वो जारी रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को फिर से सोचने की जरूरत है, इमीडिएट नेबर्स में भी और जो और नजदीक के और मुल्क हैं। ईरान हमारा इमीडिएट नेबर ही है एक तरह से, जब 47 से पहले हमारे बॉर्डर मिलता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि और अब ईरान ने ताकत भी दिखा दी, अपनी डिप्लोमेसी के जरिए भी अपनी मजबूती दिखा दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर भारत अब भी उसी तरह से आंखें बंद करके इजराइल और अमेरिका करता रहेगा तो ये हमारी अपनी अवाम का, मुल्क का और नुकसान करेगा। अब तो ये कहना पड़ रहा है कि सोना ना खरीदो, आने वाले वक्त में हो सकता कहा जाए एक टाइम खाना खाओ। अगर इस हालत में लेके जाना है तो ये पॉलिसी चलाते रहिए, नहीं तो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी हो, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हों, ईरान से और ब्रिक्स मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हों। इस बार हम ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, हमें ब्रिक्स के कॉज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अमेरिका के इशारे पर उसे कमजोर करना चाहिए। डॉलर के मामले में खासतौर पर भारत की सियासत जो है वो अमेरिका से इन्फ्लुएंस नजर आ रही है। अगर सभी ब्रिक्स मुल्कों के साथ मिलकर के जो एक मोमेंटम बन रहा था उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ये बेहतरीन मौका ईरान ने दिया है अमेरिका को कमजोर करके। जी बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि जो शी जिनपिंग से मुलाकात ट्रंप की होने जा रही है उसको आप कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, खासतौर पर जंग के जिस मुहाने पर अभी भी हम ये कह रहे हैं कि कई ड्रिल्स जो हैं वो ईरान में की गई हैं कि अगर कहीं से अगर अभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड होता है तो किस तरह की तैयारी है उनकी। उन्होंने कई तरह की ड्रिल्स की वीडियोस भी जो हैं वो अपने पोस्ट किए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जहां वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही वीक है जो सीज फायर है डोनाल्ड ट्रंप, और बार बार वो कह रहे हैं मैंने फाड़ कर फेंक दिया, फिर गया है, ये उसी तरह का ड्रामा जो उनका चल रहा है, उस सब के बीच ब्लॉकेट भी है और चाइना में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से, इसको कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि चाइना, जाहिर सी बात है कि मजबूत पोजीशन में है और वीकेस्ट पोजीशन में फिलहाल अमेरिका नजर आ रहा है? यकीनी तौर पर एक बहुत ही समझदार एक्सपर्ट ने मुझसे कहा कि इस वक्त तो ट्रंप को जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई समझदार आदमी होता ट्रंप को चीन का दौरा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ना तो एजेंडा सही से तय है और एम्बेरसमेंट ही
फेस करना पड़ेगा। हो सकता है जिसे डोनाल्ड ट्रंप गुड टेलीविजन कह करके आपको याद होगा जेलेंस्की को जैसे जलील किया था व्हाइट हाउस में, उस तरह का टेलीविजन तो देने का तरीका चीन का नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे करके आना पड़ेगा। झटके लगेंगे अमेरिका को बीजिंग में मुलाकात में, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन जिसके साथ अमेरिका खड़ा था, जो अब नहीं खड़ा, वहां वो हार चुका है एक तरह से, और यहाँ वेस्ट एशिया में भी वही हालत है। और हारने का सबूत में अभी अभी इस वक्त की एक ताजा खबर है, ईरान ने 5 कंडीशंस रखी हैं दोबारा बातचीत शुरू करने की। सॉल्यूशन नहीं, बातचीत शुरू करने की कंडीशन। पहली रिपोर्ट यह है कि पहली कंफर्म ये मांग यह है, बल्कि कंडीशन ये है कि बातचीत शुरू करने से पहले तमाम मोर्चों पर लेबनान समेत जंग बंद हो। इसके अलावा ईरान पर लगी पाबंदियां हटें, जो उनके एसेट्स विदेशों में हैं वो जारी हो, और जंग से हुआ नुकसान जो है उसका मुआवजा मिले, और हॉर्मुज पर उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी को कबूल किया जाए। ये वो कंडीशन है जो बातचीत शुरू करने से पहले वो कह रहे हैं। ये सब मानो, उसके बाद बात होगी। तो ये जीतने वाला मुल्क ही शर्तें रख सकता है। अमेरिका की तरफ से कोई शर्त खुल करके सामने ऐसी नहीं आ रही कि अमेरिका भी कह रहा हो कि साहब ये शर्तें हैं हमारी, उसके बाद ईरान से बात होगी। जी बिल्कुल। और ये जो सुपर पावर की जो लिस्ट थी उसमें ईरान शुमार हो गया है। इसमें अब कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई इफ एंड बट्स भी नहीं होना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तमाम अमेरिका में बैठे हुए एक्सपर्ट, आर्मी से लेकर और फॉरेन एक्सपर्ट जो है वो तमाम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान ने जो अपना दबदबा दिखाया है इन 2 महीने से ज्यादा की जो पूरी ये जंग है, सीज फायर और जंग हमको अगर हम मिला रहे, और अभी भी किसी भी तरीके से 1 इंच भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, अपनी शर्तों को वो रख रहा है। काज़मी साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है जिसको मैंने शुरू में रखा था कि अगर पार्लियामेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर दोबारा अटैक किया गया तो हम अपने इनरिच यूरेनियम को इस हद तक हम पहुंचा देंगे कि हम उसको एक वेपन में तब्दील कर लें, यानी कि सीधे तौर पर वो न्यूक्लियर पावर बनने की हम बात वो कर रहे हैं। इसको एक धमकी की तरह से देखा जाए, एक स्ट्रेटजी की तरह से देखा जाए, या फिर इस तरह से देखा जाए कि ईरान इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है और वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि ईरान के एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे जिनको शहीद कर दिया गया, डॉक्टर कमाल खर्राजी। उन्होंने इस जंग से बहुत पहले ये बात कही थी कि वी आर न्यूक्लियर डिटरेंट कंट्री, मतलब हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। वहां के साइंसदानों ने कई बार कहा था, आयतुल्लाह खामेनी की जिंदगी में भी, कि हमें हुक्म हो तो हम बहुत कम वक्त में इसको वेपन ग्रेड तक ले जा सकते हैं और एटम बम भी बना सकते हैं। तो 60% से 90% तक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां के साइंसदानों की तैयारी ऐसी है। तीसरी बात यह कि वहां एक फतवा है आयतुल्लाह खामेनी का कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसमें बेगुनाह लोग बड़ी तादाद में मारे जाते हों, वो हथियार बनाना और रखना दोनों हराम है। लेकिन अगर आप ईरान की जिंदगी ही उसके वजूद को ही खतरे में डालेंगे तो वो उस कदम तक जा सकते हैं, ऐसा मेरा समझना है। 2-3 बार कुछ ऐसे जलजले भी आए हैं जिसमें एक ईरानी जर्नलिस्ट ने मुझसे एक बात कही, कज़वीन का रहने वाला है, वहां जलजले की खबर थी। ये बात कम से कम 6-8 महीने पुरानी है। तब ये बताया था कि वो जाहिर खुल के ये तो नहीं कहा कि टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा था जैसे माँ की गोद में बच्चा हो और माँ उसे हिलाए तो बच्चे को वो अच्छा लगता है। तो तकरीबन इस किस्म की बातें वहां अलग अलग तरीके से आ चुकी हैं। तो वहां तैयारी है, सिर्फ एक फैसले की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल कहेंगे देखिए यही तो हम कह रहे थे, और देखिए यही अब ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसको किसी तरह से फॉल्स फ्लैग की तरह देख रहे हैं आप, या आपको लग रहा है कि तैयारी तो चल रही, क्योंकि ईरान में ये बहुत बातचीत है, जाहिर सी बात है, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता नॉर्थ कोरिया की तरह, तो कभी अमेरिका या इजराइल हमारी तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता, और उसने बहुत कुछ झेला है। इन दिनों में जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, लीडरशिप का नुकसान हुआ है, वो सब हमारे सामने है। तो अब ऐसा तो है नहीं, इजराइल का वो मकसद तो पूरा हुआ है नहीं। अगर माना कि ये जंग थम जाती है तो इजराइल और अमेरिका दोबारा ऐसा कर सकते हैं, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है।
देखिए, अमेरिका को तो हक ही नहीं है, कोई मॉरल हक नहीं है। उसने खुद न्यूक्लियर हथियार जापान में इस्तेमाल किए, नागासाकी और वहां दो बड़े शहरों पर। तो इसलिए अगर आप बार बार मजबूर करेंगे, किसी को कॉर्नर तक ले जाएंगे, खत्म कर देंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो वो जाहिर है वो भी अपने बचने की कोशिश कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान उसमें जस्टिफाइड होगा। दुनिया क्यों नहीं सवाल करती इजराइल से कि क्या तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, क्या आप एनपीटी साइन क्यों नहीं करते? अगर इंटरनेशनल कानून नाम की कोई चीज है तो इनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता? अगर सवाल नहीं किया जाता तो जाहिर है अब्बास अराक्ची ने इस जंग के दौरान कहा था कि ट्रंप के जमाने में दुनिया में जंगल का कानून हो गया, ताकत की जबान लोग समझते हैं और हमने मजबूरन अपनी ताकत बढ़ाई है। तो ईरान अपनी मजबूरन ताकत बढ़ाए अपने बचाने के लिए, इसकी एहतियात दुनिया के दूसरे मुल्कों भी करनी चाहिए कि ये कहीं अपनी जरूरत के लिए न्यूक्लियर बम ना बना ले। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी नाम की कोई चीज है, असल में अमेरिका का एक तरीका रहा है। जो उसकी मर्जी होती है, जो उसकी चाहत होती है, उसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसकी जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ कुछ एंकर कहते हैं इंडिया वांट्स टू नो, तो वो इंडिया वांट्स टू नो नहीं होता, वो वही जानना चाहते हैं। तो तकरीबन ये जो नकली इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सही मानों में तमाम सही मुल्कों को, अच्छे सूझबूझ वाले लोगों को इस पे बात करनी चाहिए और बचना चाहिए कि वहां न्यूक्लियर बम ना बने, ताकि कहीं भी किसी इंसानियत का नुकसान हो। मेरा आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि क्या आप ये देख रहे हैं कि ये जंग खत्म होती देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ट्रंप की चाइना में मुलाकात, अराक्ची साहब की यहाँ पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात, नरेंद्र मोदी का यूएई जाना, इस सब के बाद एक हमारे पास एक क्लियर तस्वीर सामने निकल कर आ जाएगी कि आगे क्या होने जा रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है? देखिए, मुझे अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ जितना शिद्दत से माहौल बन चुका है, जितनी इजराइल की और अमेरिका की फौजें कमजोरी जाहिर कर चुकी हैं, जितनी रिपोर्टें अब वो अपनी नाकामी की खुद छाप रहे हैं, जितने नुकसान की रिपोर्टें अब बाकायदा इजरायली मीडिया में भी आने लगी हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि अब किसी नई जंग की तरफ नहीं जाना चाहते कम से कम समझदार लोग। लेकिन अगर पागलों का झुंड कहीं ऊपर बैठ करके फैसला कर ले तो फिर जंग फिर हो सके। लेकिन इस बार ईरान ने भी बहुत तैयारी कर रखी है। अरे साहब, हिजबुल्लाह का $300 का एक पीवीएफ नाम का एक ड्रोन है, उसका सामना नहीं कर पा रहे। एक $300 स्मार्टफोन की कीमत का ड्रोन मरकावा टैंक को खत्म कर रहा है। तो ये एक अलग जज्बा है और साइंटिफिक बहुत ही उन्होंने तरक्की की है साइंस के मैदान में। वो हथियार जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के पास भी नहीं है, वो ईरान के और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पास हैं। इसके बाद भी अगर किसी पर पागलपन आ जाए तो वो अपनी तबाही का ही पर ही दस्तखत करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा अगर इस बार जंग शुरू हो। जी बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले 3-4 दिन, और 3-4 दिन में जो तमाम इवेंट्स हैं और उन इवेंट से निकलती हुई जो बातें हैं वो बहुत कुछ तय करने जा रही हैं, बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है और लगातार हम इसके बारे में आपको अपडेट तो देते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।